नेक्स्ट जो हमने भी टॉपिक कवर किया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए इंसिडेंट रेज ये हो गई, मतलब जो लाइट सोर्स से आ रही हैं, तो ऑल रेज आर पैरेलल, राइट। अब ये आपकी सरफेस हो गई, स्मूथ सरफेस अगर है तो पैरेलल रेज आई हैं, तो ग्रीन कलर में आप जो देख रहे होंगे पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट भी होंगी, राइट। इनकमिंग रेज अगर पैरेलल हैं तो आउटगोइंग रेज, दैट मींस इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगे। ये आपका रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है। अब इसमें दूसरे केस में आप देख रहे होंगे कि लाइट रेज आ तो रही हैं पैरेलल, लेकिन जब टकराने के बाद वो बिखर जा रही हैं उधर उधर, राइट। अब ये बिखर क्यों जा रही हैं इधर उधर? वो इसलिए बिखर जा रही हैं इधर उधर क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस नहीं होगी, यहाँ पे विजिबल नहीं है आपको, लेकिन ऑब्वियसली वो स्मूथ सरफेस नहीं है, इसीलिए ये आपकी इधर उधर स्कैटर हो जा रही है, राइट। तो ये आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो गया। आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब देखिए आप अगर इमेज देखेंगे, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो आपको क्लियर इमेज दिखेगी, क्यों? क्योंकि जैसी रेज आपकी जा रही हैं वैसी आपकी वापस आ रही हैं, तो जो आदमी जैसा खड़ा होगा वैसा ही दिखेगा। बट इस केस में देखो आ तो रही हैं, बट जाने के टाइम बिखर जा रही हैं, तो आपको उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है कि अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करेगा, जो उसका हमेशा वैसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इस पैटर्न को हमने लॉज में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉज हमारे दो होते हैं, तो इन लॉज को समझने पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। आपको दिखने से वैसे लग गया होगा कि जो रे आपकी लाइट सोर्स से आ रही है, राइट, तो वो आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे मिरर पे ये टकराती है जाके, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर बना दो तो हो जाएगा आपका नॉर्मल, राइट। और टकराने के बाद लाइट जो रूट फॉलो करेगी, वो जो रे होगी आपकी, इट विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसे समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। आप अपनी कॉपी उठाइए, कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए सेम डायग्राम को। जब आप सेम डायग्राम को कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वो आपकी कॉपी के पेज पे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ 3 डायमेंशन में ऊपर निकल के आ जाए या नीचे की तरफ घुस जाए, है ना, या नॉर्मल आपकी तरफ निकल आए, ऐसा नहीं होगा। वो आपके पेज में ही कंटेन करेंगे, और पेज आपका क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी ये होंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो एक प्लेन में होंगे, ऐसा नहीं कोई इधर उधर 3 डायमेंशन में निकल जाए। दूसरा आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर ये तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल के साथ जो एंगल है वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। गॉट इट। अब इसके बाद एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है, बोलते हैं सर क्या जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं? क्योंकि उसमें तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, पर पैरेलल रहती तो नहीं है। ऑब्वियसली फॉलो होते हैं। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बस इतना अंतर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस होती है, तो सारे नॉर्मल जो होते हैं ना, ये नॉर्मल, ये सारे नॉर्मल जैसे ये है तो सब के सब पैरेलल होंगे। अब नॉर्मल पैरेलल होंगे तो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो नॉर्मल के साथ भी मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो भी उतना एंगल बनाएंगी, तो सारी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो जाती हैं। अब अगर आपकी रफ सरफेस है तो आपके नॉर्मल कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, नॉर्मल ही पैरेलल नहीं है आपके, है ना। तो जब नॉर्मल पैरेलल नहीं होंगे, इंसिडेंट रे तो पैरेलल आ सकती हैं, बट जब नॉर्मल पैरेलल नहीं है तो जाते टाइम रेज जो होंगी वो स्कैटर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है वो सेम है, बट नॉर्मल अलग अलग है डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपकी सरफेस स्मूथ नहीं है। जो इस क्रम में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इंपॉर्टेंट क्या, बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन का मेन टॉपिक आता है, वो है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं जो आपके सामने है। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों की स्टडी करेंगे, पहले कॉनकेव मिरर के बारे में, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है।
तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, अभी देखिए कोई अगर आप एक हॉलो स्फेयर ले लो, ठीक है, और ना ग्लास का स्फेयर ले लो, उसको बाहर से पॉलिश कर दो, ये दिख रहा है आपको बाहर, ये पूरा स्फेयर ले लो, मान लो ये पूरा स्फेयर है, राइट, पूरा स्फेयर है, तो स्फेयर है पूरा, तो इसका एक सेंटर होगा, तो ये उसका सेंटर हो गया, स्फेयर का सेंटर है ये, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, मिरर लेना है, तो हम अगर, अब आपके पास ऑप्शन ये है, आपके पास स्फेयर है, या तो आप इसको अंदर से पॉलिश कर दो या इसको बाहर से पॉलिश कर दो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया, तो अगर हम बाहर से पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी वो किधर रहेगी, अंदर, है ना। जैसे आपका घर में मिरर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ से हम सिल्वर की पॉलिश करते हैं, सिल्वर पॉलिश, तो पीछे जब पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, सामने की तरफ दूसरी जो एंड होता है उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये पीछे की तरफ अगर हम पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हॉलो हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव, केव याद रखिए, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है ना। तो ये केव बना रहा है ना, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। और इसका उल्टा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी वैसा ही स्फेयर है पूरा, बट क्या है, इसमें हमने अंदर से पेंट कर दिया, तो इसमें बाहर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी ये रहेगी बाहर वाली, बाहर वाली जो सरफेस है ना ब्लू वाली, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अंदर जो आपको लाइनिंग बना रखी है इसमें हमने पेंटिंग कर रखी। तो ये क्या है, एक्स, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, जो बाहर निकला हुआ हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और ये आपका कॉनकेव, याद करने का तरीका सिंपल, केव कॉनकेव मिरर हो गया, एक्स कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। तो क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की स्टडी इसमें करने वाले हैं, तो इसके बहुत सारे टॉप पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले इस क्रम में आते हैं हम कि इसको आप पूरा एक स्फेयर मान के चलो, अगर ये मान लो कि पूरा स्फेयर हो जाए तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। अब इस सेंटर को हम, जो आपके मिरर का सेंटर है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, है ना। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोकस। फोकस क्या होता है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। फोकस बेसिकली होता है, अगर मान लो ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूँ और आने के बाद किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं या वहां से पास होती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो ये आपका फोकस हो गया। नॉर्मली हम जो मिरर्स पढ़ रहे हैं, इन मिरर्स में जो आपका फोकस होता है वो बिल्कुल इस पॉइंट, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके दोनों के बीच में होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पोल। पोल क्या होता है, जो आपका कर्वेचर है, मतलब अब पूरा स्फेयर था, उस स्फेयर में से हमने इतना काट लिया, है ना। तो इतना जो हमने काट लिया है, तो कटे हुए पोर्शन का बिल्कुल सेंटर पार्ट है, राइट, बिल्कुल सेंटर, मतलब आधा इधर और आधा इधर। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, बेसिकली फोकस और पोल, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस जो हम लेंगे वो सब यहीं से लेते हैं, इस पॉइंट, इन पॉइंट्स के नाम याद कर लो। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा था, जो हमारा पूरा स्फेयर बन रहा है ना, पूरे स्फेयर का सेंटर जो होगा ना, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। फोकस, पोल और इसके बीच में है। पोल क्या है, ये जो आपने कर्वेचर जितनी काट रखी है ना, इस कर्वेचर का बीच का जो पॉइंट, मिडिल पॉइंट है, ये आपका पोल हो जाएगा, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपकी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था, जो पोल था, फोकस था, या सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एक करके डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें लाइट रेज आती है ना, तो ये आती हुई लाइट रेज को ना इकट्ठा कर देता है। अभी आप देखना अगले वाले में, उसमें देखना, तो आपकी लाइट रेज दूर दूर आएंगी ना, दूर दूर आती हुई रेज को इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, राइट, मतलब नजदीक ले आएगा, राइट। तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, है ना। और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड में होती है ना। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इधर की तरफ ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होती है। वो हम जब बाद में पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पोल। तो पोल क्या हो गया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपकी पूरी की पूरी स्फेयर था ना, उसकी जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, मतलब जो आपका स्फेयर है पूरा, उसकी जो रेडियस होगी, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, और ये होती क्या है इमेजिनरी, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन, इधर भी इनफाइनाइट तक ले जाओ, इधर भी इनफाइनाइट तक ले जाओ, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि आपकी कोई भी पैरेलल रेज हैं अगर, ठीक है, मतलब यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रेज, बहुत सारी रेज आ रही हैं, और जो रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी एक ही पॉइंट से निकल के जाएंगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में अगर कहीं D2H वगैरह लगा हुआ है तो बेसिकली वो पैराबोलिक होता है, वो स्फेरिकल नहीं होता है। लेकिन उसमें D2H वगैरह में क्या करते हैं, एक पीछे बड़ा सा पैराबोलिक टाइप का रिफ्लेक्टर होता है, और पीछे उसके एक छोटा सा, देखा होगा हमने, रिसेप्टर लगा होता है। तो वो क्या होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पे वो रिसेप्टर लगा होता है, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो ना, वो टकराने के बाद वो उस पर्टिकुलर फोकस पे चले जाएं, क्योंकि वो उसको जितने भी सिग्नल्स आएंगे उन सबको इकट्ठा करके उस जगह, तो ताकि सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी सी मजबूत होता है, वही यहाँ पे फोकस है। तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, आने के बाद जिस पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगी ये, राइट, तो उसको हम बोलते हैं principal focus. The incident rays coming parallel to the principal axis after reflection appears to converge to a common point on the principal axis. This point is called principal focus. ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पोल से फोकस की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल है आपका कि पैरेलल रेज, देखो ये पैरेलल रेज आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज आई किसी लाइट सोर्स से आई, और पैरेलल रेज बेसिकली कहाँ से आती हैं, पैरेलल रेज मतलब हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही हैं। क्यों इन्फिनिटी से आती हैं पैरेलल रेज, ऐसा क्यों होता है पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो वी कैन नॉट, मतलब हम उसको ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब उसकी कोई डिस्टेंस हमारे पास फिक्स नहीं है, राइट। अब जब डिस्टेंस फिक्स नहीं, दैट मीन्स वो रेज कहाँ से मर्ज हो रही होंगी। आप अपनी तरफ से उल्टा सोच के देखो कि इन्फिनिटी पे कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपकी तरफ से जो रेज जा रही है वो इन्फिनिटी पे मिलनी चाहिए। अब इन्फिनिटी कहीं होता नहीं है, एक्चुअल में कहीं मिलती नहीं है उसमें, तो वो हम क्या बोलते हैं, अब वो जो कहीं मिल नहीं रही है जाके, तो इसका मतलब वो पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल रेज जब भी हमारी आती हैं, तो आने के बाद वो एक पॉइंट से पास होती हैं। कहाँ से पास होती हैं, फोकस, ये फोकस की डेफिनेशन थी। तो पहला रूल आपका इमेज फॉर्मेशन का हुआ कि पैरेलल रेज जब आएंगी तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होंगी, कोई डाउट नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी वो फोकस से पास होती हुई जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपका पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। मतलब आगे से अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पैरेलल रे लेके जाओगे, ऐसे करके उसको फोकस से पास करा दोगे, बस पहला रूल क्लियर हो गया। सेकंड रूल आता है कि जब भी लाइट रेज जो है इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, मतलब पैरेलल रेज थी तो फोकस से पास हो रही, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, फोकस है, मतलब रेज अब कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है। तो फोकस से जो रेज पास होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, जस्ट उल्टा हो गया। पहले वाले केस में क्या था, पैरेलल रेज जो है वो फोकस से पास हो जाती थी, और जो फोकस से रेज पास होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड रूल देख लो, थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर मान लो इंसिडेंट रे है वो सीधी आपके पोल पे टकरा रही है आके, तो पोल पे जितना एंगल बनाती है वो टकराएगी। अब पोल पे एंगल कहाँ से बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से, क्यों, क्योंकि पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है, नॉर्मल होती है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो अगर हम सर्कल्स की बात करें 2 डायमेंशन में, तो रेडियस जो होती है वो हमेशा किसके उसकी रेडियस जो होती है आपकी, वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। तो आपकी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाते हुए जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बनाएगी, और आई और दोनों आर कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल थे। एक चौथा रूल और होता है, अगर आपकी लाइट रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, तो बिना किसी डाउट के उसी रूट पे इसको वापस लौटा देना।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे पास होती है वो उसी रूट पे वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपकी लाइट रे पास हो रही है, ओके, तो आपकी रेडियस और टेंजेंट दोनों कैसी होती है? 90 डिग्री होती है ना। तो इंसिडेंट रे ऑलरेडी आपकी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपका कितना एंगल बनाते हुए जाएगी? 0 डिग्री, है ना, क्योंकि नॉर्मल ही यही है, यही नॉर्मल है।